गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि जो व्हाट्सएप पे अपन ने 10 क्लास की क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो आप लोगों की भी आई थी कि मैडम आप हमारे लिए भी लेक्चर बनाएंगे, तो बिल्कुल वही शुरू कर रहे हैं। 9th क्लास का आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर बेटा अपन पढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, थोड़ा सा देखिए कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं जो हम जनरल देखते हैं। सबसे पहले तो हम खुद हैं, पदार्थ ही हैं। टेबल देख ली, मेज देख ली, पेड़ पौधे देख लिए, पंखा, बहुत कुछ है जो ये हमारे आसपास के। मकान देख लिए, आसपास मकान भी देख लिए, साइकिल भी देख लिए, ऑटो रिक्शा देख लिया, बहुत कुछ है। ये सब जितनी भी चीजें हैं बेटा वो क्या है? पदार्थ। कहने का मतलब ये है कि पदार्थ है, ठीक है, जो वस्तुएं पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ में दो गुण होने चाहिए। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, ठीक है, तथा जिसमें भार होता है। वे वस्तुएं जो क्या करती हैं? स्थान घेरेंगी तथा जिसमें भार होगा वो क्या कहलाएगी? पदार्थ। जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ी, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। अब मुझ में भार है, ये आप जानते हैं कि मुझ में भार है। आप यदि अपने आप को भी देखेंगे तो आप में भी भार है, ठीक है। तो भार तो मुझ में हो गया। अब मैंने क्या कर रखा है? ये स्थान घेर रखा है। अब जैसे मैं यहाँ से हट गई, ये स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ है उसकी दो विशेषताएं मेन हैं। किसी भी वस्तु को हम कब पदार्थ कहेंगे? ध्यान दीजिए कि जो विज्ञान है वो सत्य पर आधारित ज्ञान है, प्रयोगों द्वारा पुष्ट ज्ञान, वही विज्ञान है। हम किसी भी पदार्थ को कब पदार्थ कहेंगे? वो वस्तु हमारे लिए कब पदार्थ बनेगी? जब उसमें दो विशेषताएं, जो मेन दो विशेषताएं हैं वो होंगी। एक तो वो स्थान घेरती हो और एक दूसरा क्या है? जिसमें भार हो, तब वो वस्तु क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। हमने ये चीज तो देखी कि पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो है ना, गाय के अंदर भार भी है। यदि कहीं बैठ गई तो स्थान घेर रही है, ठीक है, वहां से उठ गई तो वो स्थान क्या हो गया? उसके साथ ही रिक्त हो गया। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगी। यदि किसी वस्तु में इन दोनों में से कोई भी चीज एब्सेंट है तो हम उसे पदार्थ यानी सब्सटेंस नहीं कह पाएंगे। अब बात आती है अवस्था। अवस्था का मतलब है कि कोई भी जो पदार्थ है वो किस रूप के अंदर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवस्था। और अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट। कोई भी पदार्थ किस रूप के अंदर हम उसको देख रहे हैं, भौतिक रूप से उसका रूप कैसा है? क्या ठोस है, क्या द्रव है, क्या गैस है, क्या प्लाज्मा है, क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो आप ये देखिए कि जो पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। बेसिकली जो अवस्थाएं पाई जाती हैं वो तो जनरली जो अपन क्लासों के अंदर पढ़कर आए हैं उसके अंदर बेसिकली कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 मेजर अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। और गैस को तो गैस अपन बोलते हैं। तो जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्थाएं किस रूप में पाया गया है, ठीक है, किस किस रूप के अंदर पाया जा रहा है उसके आधार पर कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार। पहला है ठोस, दूसरी
द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैंने BEC लिख दिया, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में, कि ठोस क्या होते हैं और इनके बेसिकली गुण क्या होंगे और इनके एग्जांपल्स हम क्या क्या दे सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो आप जानते ही हैं कि है ना, इस ठोस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल अपन डिस्कस कर लेंगे। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और आप जब अपनी फर्स्ट क्लास है। ठोस को क्या कहेंगे? सॉलिड। द्रव को अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड। गैस को गैस ही बोलेंगे, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही कहेंगे। अपने जो मेन चैप्टर है बेटा, उसके अंदर अपन को जिसका अध्ययन करना है वो है ठोस का, वो है द्रव का, वो गैस का। इंग्लिश नेम्स थोड़े ध्यान रखिए, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं ठोस की। पदार्थ की जो पहली अवस्था है वो क्या कहलाएगी? ठोस। वो देखिए कि पदार्थ की पहली अवस्था क्या है? ठोस। ठोस, सॉलिड, कोई भी पदार्थ ठोस कब कहलाता है? जब कोई वस्तु आकार और आयतन में निश्चित होती है, यानी कि कहने का क्या मतलब है? उसका आकार भी निश्चित हो और उसका आयतन भी निश्चित हो तो वस्तु क्या कहलाएगी? ठोस कहलाएगी। ये चीज ध्यान रखना कि जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट गुण है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, वो है ठोस का जो आकार है और आयतन है। आकार, उसकी शेप किस तरीके की है, ठीक है। आयतन यानी कि उसकी वॉल्यूम कैसा होगा? निश्चित। जैसे कि आप देख रहे हैं या अपने दिमाग में लेकर आए अपन एक स्टूल, या अभी आप घर में हैं, ठीक है, तो और स्कूल आ नहीं पा रहे हैं तो घर के अंदर यदि आप देखें तो जैसे अपन किचन का स्लैब देख सकते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित है, उसका ठोस है, ठीक है। उसको जैसे यदि अपन स्लैब की बात करें, किचन के एक स्लैब की बात करें, तो उसको क्या है, एक तरीके का पत्थर था, उस पत्थर को क्या किया है, उसका आकार और आयतन जो है वो निश्चित कर दिया गया है कि हाँ भाई ये इतना ही होगा। इस कमरे के अंदर यदि किचन को अब मैं एक कमरा मान लूं कि इसके अंदर मुझे इतने साइज का क्या करना है, ये स्लैब फिक्स करना है, निश्चित हो गया, उतना ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि बार बार बदलते चले जाएंगे अपन, नहीं बदलेगा। तो ठोस क्या है? ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। ये सबसे ठोस की सबसे बड़ी विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो इसकी विशेषता आती है, एग्जाम्पल में बताने की जरूरत नहीं है ठोस की, अंडरस्टूड वाली बात है, आपको पता है एग्जाम्पल कि ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि ठोस जो होगा उसके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा, अभी मैं इस सेंटेंस का समझाऊंगी। रिक्त स्थान कैसा होगा? नगण्य, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा, नगण्य, बिल्कुल नगण्य होगा। अब बात आती है कि ये कण क्या बवाल है, ये रिक्त स्थान क्या बवाल है, ठीक है, और ये नगण्य क्या बवाल।
तीन चीजें। ध्यान दो कि कोई भी वस्तु जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। छोटे छोटे जो कण हैं वो जब आपस में मिल गए, ठीक है, तो क्या बन गए? पदार्थ बन गए। कैसे? जैसे अब ये चौक, ठीक है, ये चौक आप देख रहे हो, या मैं एक बड़ी साइज का चौक भी ले लूं, इस चौक को देखो, इसका आकार निश्चित आकार और है कैसा? ठोस है। अब यदि मैं इसका थोड़ा सा उड़ाऊं इसको, तो आप ये देख रहे हो, नजर आ रहा है? ये देखो, ठीक है, नजर आ रहा है? चूरा सा नजर आ रहा है। बेटा ये चूरा नहीं है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये इसके क्या है? कण है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका बुरादा जो है वो चूरा ही चूरा नजर आ रहा है। ये क्या है? छोटे छोटे कण। जब इनको सांचों के अंदर डाला तो इसने ये रूप ले लिया। बिल्कुल उसी तरीके से ही जो पदार्थ है बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। अभी जो 4th चैप्टर आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, पदार्थ के जो कण, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपना जनरल चैप्टर है तो अपन वो देखते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और एक बड़ी इकाई बन गई, ठीक है। वो कण आपस में जुड़ गए और वस्तु क्या कहलाई? पदार्थ, ठीक। तो ये उस कणों की, जो पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कणों की बात करते हैं कि उन कणों के मध्य रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि जब खाली जगह नहीं है तभी तो वो वस्तु ठोस कहलाएगी। तो और नगण्य का मतलब क्या है? बिल्कुल ही नहीं। तो कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के पर्सन हूँ आपको दिखाने के लिए करूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारे ठोस को यदि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं इसमें कण किस तरीके से दिखाऊंगी? इस तरीके से। जैसे ये कण दिखाए मैंने, इन कणों के बीच में आप देख रहे हैं कि जो रिक्त स्थान है, चीज देखी आपने, इसके अंदर जो रिक्त स्थान है क्या नजर आ रहा है? बहुत ही कम, बहुत बिल्कुल माइन्यूट वाली स्थिति है। तो रिक्त स्थान क्या है? होगा ही नहीं। और यदि हो भी रहा है तो बहुत कम होगा। तो ये चीज कहना चाहते हैं कि दो जो कण हैं वो आपस में बहुत पास पास वाली स्थिति होगी, दूर दूर वाली स्थिति नहीं होगी। तो हम इसको इस चीज से भी समझ सकते हैं कि जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान क्या है? नगण्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा क्या मतलब है कि जो कण है वो बहुत पास पास है। कण पास पास स्थित होते हैं। ये चीज देखी कि जो कण होंगे वो कैसे होंगे? पास पास स्थित होंगे। सेकंड वाले पॉइंट से हम थर्ड वाला पॉइंट समझ लेंगे। सेकंड वाला पॉइंट है कि कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य हो रहा है। ये हमारे कण हैं, इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, यानी कि नगण्य वाली स्थिति है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कण पास पास हो गए। जाहिर सी बात है, जब रिक्त स्थान ही नहीं है, फिल इन द ब्लैंक ही नहीं है, एक स्पेस नहीं है, तो कण कैसे होंगे? पास पास वाली स्थिति के अंदर होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि कण कैसे होंगे? पास पास स्थित होंगे। नोट डाउन कर लो, नोटबुक्स बना लेनी है। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं बता दूं, साइंस का या तो रजिस्टर बना लेना या फिर बड़ी वाली नोटबुक बना लेना और उसके अंदर नोट डाउन करते चले जाओ। लिख लो फटाफट। अब देखो ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि दूसरे वाले से मैं छोटा वाला समझाऊंगी। देखो अब क्या होगा। मैं बोल रही हूँ कणों
इसका मतलब क्या हो गया कि कण जो हैं वो पास पास हो गए। अब कण जब पास पास हैं तो ध्यान दीजिए कि उनके मध्य जो आकर्षण बल है दो कणों के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी कि जो ठोस के जो कण हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। एक चीज ध्यान रखें, किससे बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल से। तो चौथी विशेषता यही है, कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कणों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अब कोई पूछे जैसे अब लिंक्स जुड़ो, लिंक्स कैसे जुड़ेंगे, आकार और आयतन निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल है। ध्यान दें, ठोस का कोई पूछ ले कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, आप कह रहे हो क्यों निश्चित होता है, ऐसी क्या भाई, ऐसा क्या पाया जाता है उसके अंदर जो उसका आकार और आयतन निश्चित है। क्वेश्चन हो सकता है नहीं, तो उसके क्वेश्चन का क्या जवाब होगा कि कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है। अब फिर क्वेश्चन एक और पुटअप हो गया, आकर्षण बल ज्यादा क्यों है, आकर्षण बल ज्यादा इसलिए है क्योंकि कणों के मध्य क्या है, रिक्त स्थान नगण्य है। अब एक क्वेश्चन फिर पुटअप हो गया कि कणों के मध्य रिक्त स्थान कम क्यों है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, जिज्ञासा ज्यादा रखो, कणों के मध्य रिक्त स्थान कम क्यों है, कणों के मध्य रिक्त स्थान कम क्यों है, क्योंकि कण पास पास है, कण पास पास है, ठीक है। चार विशेषताएं, अभी तक देखो मैंने तुमको चार विशेषताएं पढ़ाई हैं और चारों विशेषताओं के अंदर चार क्वेश्चन बन गए, और चार क्वेश्चन बनने के चक्कर के अंदर क्या हुआ, जब ये चार क्वेश्चन बने तो हमारे चार जवाब भी आ गए और एक दूसरे से लिंक जुड़ते जाते हैं। नोट डाउन करो फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ठोस का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है। अब देखो, ठोस का जो गलनांक है वो कैसा होगा, सोच के बताओ। यदि किसी ठोस को मैं पिघलाऊं तो कैसा होगा, यदि मैंने किसी ठोस वस्तु है तो मैं चाहती हूं कि वो पिघल जाए, क्या होगा, देर लगेगी। सबसे पहले तो क्या करूं, उसको ताप दूं, ऐसे तो पिघले ही नहीं सकेगी, या तो धूप में रख दूं तो पिघल जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा धूप आ रही है, गर्मियों के दिन है और मैंने है ना रख दिया, ठीक है, तो पिघलेगी। लेकिन उससे भी नहीं बात पड़े तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, उसको ताप देना पड़ेगा, यानी मुझे उसको हीट देनी पड़ेगी, तब वो गलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ठोस वस्तुएं जो होती हैं उनका गलनांक निकाला जाता है। अब बात ये आती है गलनांक, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट। अब गलनांक क्या चीज है, उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि गलन क्या होता है, ठीक है। पहले ये तो सीखिए, गलनांक तो बाद में आएगी, बात की चीज है, पहले अपन को ये तो पता हो कि गलन क्या है। गलन, गलनांक बना ही गलन से है कि गलन क्या है, किसी भी ठोस वस्तु का पिघलना, पिघलकर द्रव में बदलना, वो क्या कहलाएगा, गलन, ठीक है। किसी भी ठोस वस्तु का, आप इतना सा भी कह सकते हैं तो भी सही होगा कि किसी
किसी भी ठोस वस्तु को या ठोस का पिघलना। किसी भी ठोस वस्तु का पिघलना क्या कहलाएगा? गलन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ठोस वस्तु का पिघलना तो गलन हो गया। गलनांक क्या होगा? वह उसमें कुछ नहीं करना कि जब अपन ने किसी ठोस वस्तु को हीट किया तो कितने समय के अंदर वो ठोस वस्तु कंप्लीट द्रव में बदल गई। उस टेम्परेचर को या उस ताप को अपन ने क्या किया? नोट कर लिया। वही चीज क्या कहलाई? गलनांक। ठीक है, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में बदलता है तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नोट डाउन कीजिए। वह निश्चित ताप, नोट डाउन कीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है। यहां मैंने एक वर्ड लिखवाया, पूर्ण रूप से। कहने का मतलब क्या है कि उसमें उसकी ठोस अवस्था का लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। कंप्लीट ही दूसरी अवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। ये ध्यान रखना। क्लियर? कि चेंज हो गई बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से क्या होगा? द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि कोई ठोस है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट केवल एक कल्पित बात है, केवल आपको समझाने के लिए द्रव में बदल गया। ठीक है, तो ये 50 डिग्री क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, ये जस्ट एक जनरल एग्जांपल था, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसी के साथ ही हालांकि जो क्वथनांक है वो द्रव अवस्था में समझाना चाहिए, लेकिन क्योंकि गलनांक और क्वथनांक साथ साथ ही आते हैं इसलिए मैं क्वथनांक को भी साथ ही समझा रही हूँ। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलता है उसे हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। ये चीज हम जानते हैं कि जो द्रव है, ठीक है, जो द्रव है वो किसके अंदर? वाष्प के अंदर बदलता है। ठीक है, यदि मैं इस द्रव को हीट करती हूँ, ठीक है, तो किसके अंदर बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। गैस यानी वाष्प अवस्था के अंदर बदल जाएगा, उसकी फेस चेंज हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से है कि जो क्वथनांक है वो किसमें होगा? द्रव के अंदर होगा। कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई जो द्रव है वो क्या हो रहा है? उबल रहा है, लगातार उबल रहा है और उसकी जो अवस्था है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और मैंने निश्चित ताप हटा दिया, मैंने क्या लगाया? द्रव का वाष्प में बदलना, तो वो क्या कहलाता है? वाष्प। ठीक है, कि जो द्रव है वो वाष्प में बदल गया, इसका मतलब क्या हो गया? वाष्प। ये चीज ध्यान रखिए। गलनांक समझ में आ गया, क्वथनांक समझ में आ गया। नेक्स्ट आएगा, तो अपन अब ठोस की बात कर रहे थे, क्वथनांक तो मैंने, क्योंकि गलनांक क्वथनांक साथ आते हैं। अब ये देखो, गलनांक जो होगा किसी भी ठोस का उच्च होगा, बहुत ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। कहने का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात जो है वो ये है, जो अपने समझने वाली बात है कि यदि किसी भी ठोस को अपन चाहें कि अपन उसकी जो कंडीशन है या अपन उसकी फेस जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं, तो अपन को उसको क्या देना पड़ेगा? ताप देना पड़ेगा। और ताप भी कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा, तब उसकी जो अवस्था है वो क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो उसका जो गलनांक है वो कैसा होगा? उच्च होगा, बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा, इसलिए गलनांक कैसा कहलाएगा? उच्च, हाई। अब बात आती है कि गलनांक उच्च क्यों होगा?
क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ सकता कि भाई गलनांक उच्च क्यों हुआ? पहली वाली विशेषताओं को जोड़ो। गलनांक उच्च इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जो कण थे वो कैसे थे? पास पास। उसके कारण क्या हुआ? रिक्त स्थान, आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल, आकर्षण बल प्रबल, आप प्रबल लिख दो, ज्यादा लिख दो, बात यही है, ठीक है। आकर्षण बल जो था वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण क्या हुआ? आकार आयतन जैसा हो गया। निश्चित। ये चीज ध्यान दें। और कण पास पास थे, उस कारण से एक जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान जैसा हो जाएगा। रिक्त स्थान कैसा होगा? नगण्य। ये चीज ध्यान दें। गलनांक उच्च क्यों हुआ? उसके 4 पॉइंट्स आप बता दें। तो 5 क्वेश्चन तैयार हो गए अपने। केवल सॉलिड से मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए। ये चीज क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखो कि एक तो सॉलिड वो देखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सॉलिड की विशेषताएं क्या क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो इनसे बनाना है। कण पास पास हुए तो क्या हुआ? आकर्षण बल प्रबल हो गया तो क्या हुआ, ठीक है। और जो ठोस है उनका आकार और आयतन जो है वो निश्चित क्यों हुआ। फिर एक क्वेश्चन क्या बन गया? गलनांक क्या है। इसका मैंने तुमको लिखवाया नहीं है, परिभाषा लिखवाई नहीं है, सिर्फ मैंने बोल के बताया है। ध्यान दे दिया होगा, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है तो क्वेरीज के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप बेटा बना रखा है अपन ने, उसके अंदर क्वेरीज के अंदर भेज देना, फिर भी मैं बता देती हूँ। गलनांक वह निश्चित ताप जिसका कोई ठोस जो है वो किस में बदलेगा? द्रव अवस्था के अंदर बदलेगा। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अपन क्या पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यही आ गया कि गलन किसे कहते हैं? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाया? गलन कहलाया। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब बात आती है द्रव अवस्था। ये जस्ट जनरल सी बातें थी जो ठोस के अंदर पाई गई थी, तो उसके बारे में बता दिया। अब बात आती है द्रव अवस्था कि द्रव अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था क्लियर, उसकी ये जो 4-5 विशेषताएं हैं वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अब बात है द्रव अवस्था। द्रव यानी लिक्विड, द्रव अवस्था। द्रव, एक बात ये भी है कि इसको अपन क्या बोल देते हैं? तरल, ठीक, तरल भी बोलते हैं ना अपन, और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, वही दो चीज, आकार और आयतन। इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठोस जो है उसके अंदर आकार और आयतन कैसा था? दोनों निश्चित थे, लेकिन इसके अंदर क्या है? आकार होगा अनिश्चित। आकार कैसा होगा? अनिश्चित। और आयतन कैसा होगा? निश्चित। ये ध्यान देना कि जो आकार है अनिश्चित, आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित क्यों बोला मैंने? ऐसा क्या कारण है जो मैंने आकार जो है वो अनिश्चित बोला? आकार मैंने अनिश्चित इसलिए बोला, उसके लिए अपन को द्रव के एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि द्रव के एग्जाम्पल क्या है।
द्रव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूध, पानी, तेल, ठीक है, ये सब क्या है? द्रव के एग्जाम्पल ही है। छाछ भी लेते हैं आजकल तो, ठीक है, तो जो छाछ होती है वो भी लिक्विड का ही एग्जाम्पल है। टी, कॉफी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब लिक्विड के एग्जाम्पल। एक चीज आपने देखा कि यदि दूध का जो दूध लेकर आता है, ड्रम्स का जो दूध आता है, उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि पहले जो दूध लेकर आए तो जो ड्रम की आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी कि ड्रम की आकृति थी। फिर यदि हम उसको 1 लीटर दूध ले रहे हैं और है ना किसी भगोनी के अंदर अपन ने लिया दूध, तो आप देखेंगे कि वो भगोनी का जो आकार था वो ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जो जिस पात्र में डाले जाएंगे, पात्र का मतलब क्या है? बर्तन, जिस भी बर्तन में डाले जाएंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। कहने का मतलब है कि वो बस उसी के ही आकार धारण कर लेंगे। मैंने यदि पानी को एक बोतल के अंदर डाला तो वो बोतल का आकृति को धारण कर लेगा, ठीक है। भगोनी में डाला थोड़ा फैल जाएगा, ठीक है, कम लगेगा। वो वाली चीज है कि उसका आकार जो है किस पर डिपेंड हो जाएगा? बर्तन पर। जिस पात्र में डाला जा रहा है उसी की आकृति ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आकार तो उसका अनिश्चित ही हो गया। अलग अलग पात्र की अलग अलग आकार है, ठीक है, अलग अलग तरीके के बर्तन, तो इसलिए अपन ने उसको क्या बोला? अनिश्चित। आयतन, आयतन का मतलब क्या होगा? वैसे तो आयतन का अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ अपन सामान्य जनरल लैंग्वेज में क्या देखेंगे? मात्रा। मात्रा क्या है? निश्चित ही। जैसे मैं 5 लीटर दूध लेना चाह रही हूँ, तो अब मैं 5 लीटर दूध को चाहे बाल्टी में डाल दूँ, चाहे बड़ी सारी भगोनी में डाल दूँ, ठीक है, चाहे मेरे पास 5 लीटर की बॉटल हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसकी जो मात्रा है वो निश्चित ही रहेगी। रूप जरूर बदल जाएगा, लेकिन जो उसकी मात्रा है वो कितनी रहेगी? 5 लीटर ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो उसका आकार है वो तो होगा अनिश्चित, और जो उसका आयतन है वो कैसा हो जाएगा? निश्चित। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज आती है, ये तो पहला, दूसरी जो आती है विशेषता, वो दूसरी विशेषता ये आती है कि जो द्रव है उसके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाएगा वो ठोस से क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि मध्यम, कण मध्यम स्थिति में होंगे। कण, ये लिखो तो, कणों के मध्य रिक्त स्थान, कैसा होगा? मध्यम, मध्यम होगा। कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसा होगा? बिल्कुल मध्यम सा होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में हम ये कह सकते हैं ज्यादा होगा, और गैस की तुलना के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मध्यम की बात ये है, बीच की स्थिति। तो ये चीज आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मध्यम। अब कण कैसे होंगे? कण प्राय ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में थोड़े दूर होंगे। कहने का क्या मतलब है? अब जो डायग्राम अपने बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? ठीक, थोड़ी दूरी होगी कणों के बीच में, दूरी देखो, दूरी होगी ना। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि जो कणों के मध्य जो दूरी है वो कैसी होगी? थोड़ी ज्यादा होगी ठोस की तुलना में। अपन जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिर्फ किससे कर रहे हैं? ठोस से कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना।
फिर ठोस की तुलना के अंदर क्या होगी, थोड़े कण जो होंगे वो दूर दूर होंगे। अब देखो नेक्स्ट बात क्या आती है, कण दूर दूर हो गए, रिक्त स्थान कैसा हो गया, मध्यम हो गया। अब एक जो पॉइंट आता है कि जो आकर्षण बल है, अब बताओ वो कैसा होगा, वही चीज कणों के मध्य रिक्त स्थान मध्यम, इसी से निकालेंगे अपन इंग्लिश जोड़ दो, कणों के मध्य रिक्त स्थान मध्यम, ठोस की तुलना के अंदर दूर दूर होंगे, इसका मतलब जो आकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा, वो भी मध्यम टाइप का ही होगा, ज्यादा प्रबल नहीं होगा, मध्यम होगा। तो आप एक चीज को, ये तीसरा वाला पॉइंट मैं मिटा रही हूं, चौथा पॉइंट नहीं बच्चों, आकर्षण बल किसके मध्य में है, ये आकर्षण बल ध्यान रखना, भूलना मत, कणों के मध्य में, ठीक है। जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, आकर्षण बल ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में कम, ठीक है, ध्यान दो, ठोस की तुलना के अंदर कैसा होगा, कम, और आकर्षण बल ठोस के अंदर कैसा था, बहुत ज्यादा था। नोट डाउन करो फटाफट। क्वथनांक मैं तुमको बता चुकी हूँ कि क्वथनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई जो द्रव है वो किसके अंदर, गैस के अंदर बदलता है, ठीक है, या कोई द्रव उबलता है, वो क्या कहलाएगा, द्रव, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब बात आती है अपने गैस की, आज ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ एक तो लर्न करना, ठीक है, और जो कुछ भी समझ में ना आया हो वो व्हाट्सएप ग्रुप की क्वेरीज के अंदर मेरे को भेज देना, सेंड कर देना ग्रुप में कि मैडम ये चीज समझ में नहीं है, और पढ़ना शुरू कर दो बेटा, आज फर्स्ट लेक्चर था, पढ़ना शुरू कर दो। गैस हाउस, इसके अंदर बिल्कुल ही अलग, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, आकार आयतन दोनों कैसे हैं, अनिश्चित। कण, फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, कण, प्राय दूर दूर पाए जाते हैं, कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, कैसे, यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, स्पेस देख लो कितना ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो कण प्राय क्या होंगे, दूर दूर होंगे, कणों के दूर दूर होने के कारण क्या होगा, कणों के मध्य, कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो कैसा होगा, ज्यादा, ये चीज समझ लो कि कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसा होगा, ज्यादा।
और चौथा पॉइंट आ जाता है अपने जो कणों के मध्य आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल तो कैसा होगा, बहुत कम। मेरे हिसाब से चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट है गैस अवस्था है, आकार और आयतन दोनों ही कैसे होंगे, अनिश्चित। दूसरा है कण कैसे होंगे, दूर दूर, वो मैंने बता ही दिया। तीसरा है कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसा होगा, ज्यादा, और आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बहुत कम। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान रखिए, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है ठोस के अंदर। द्रव के अंदर क्या होता है, मध्यम, और गैस के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। क्लियर। आज के चैप्टर के अंदर एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आज के चैप्टर के अंदर जो अपना लेक्चर है उसके अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, जितना भी मैंने पढ़ाया है वो लर्न करेंगे। मैं पूछूंगी, थोड़ा बहुत पूछती रहूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।